हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 को। क्या नाम है उसका? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक। अब देखो, इनकी परिभाषा को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि विषम परमाणु क्या होते हैं, हेट्रो एटम क्या होते हैं, उसके बाद में हम इनकी डेफिनेशन को पता करेंगे। तो देखो, ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, किस किस को छोड़कर, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी परमाणु होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, आपकी मर्जी पड़े जो, बस किसको छोड़ देना है? कार्बन और नाइट्रोजन को छोड़ देना है। ये सब परमाणु क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु कहलाते हैं, हेट्रो एटम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विषम चक्रीय यौगिक की परिभाषा पर। देखना, चक्र का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें चक्र होगा, साइकिल होगा। तो परिभाषा बड़ी आसान है कि ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके चक्र में कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके चक्र में कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके साइकिल में एटलीस्ट वन हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, ऐसे सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिख दिए, ठीक है? इस तरह के दो एग्जांपल लिखे। पहले एग्जांपल में मैंने ऐसे कर दिया और दूसरे एग्जांपल में मैंने कुछ ऐसे कर दिया। इसमें ढूंढ देंगे साइकिल का मतलब, साइकिल ये होता है कार्बन 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 कार्बन। बताओ मुझे कोई भी विषम परमाणु मिला क्या? तो क्या मुझे यह विषम चक्रीय यौगिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कार्बन 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 कार्बन, लेकिन मुझे एक क्या मिल गया? विषम परमाणु मिल गया, हेट्रो एटम मिल गया। तो ये क्या होगा भाई? विषम चक्रीय यौगिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। समझ में आई कहानी? कि जिनके चक्र में कम से कम एक हो, 2 3 4 5 10 10,000 कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी कम से कम एक होना जरूरी है। तो ही आप उसे क्या कहोगे? विषम चक्रीय यौगिक कहोगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहोगे। और हेट्रोएटम क्या होता है ये बता देंगे क्या? अब ये जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब एरोमेटिक का क्या मतलब है, ये आप लोगों को पता लग जाना चाहिए। एरोमेटिक बोलते हैं, आप लोगों के दिमाग में हकल चल जाना चाहिए। हकल हकल हकल, हकल क्या कहता था? वो सब बातें फॉलो करते हैं एरोमेटिक। और जो हकल नहीं कहता वो भी फॉलो कर दे तो फिर वो क्या हो जाएंगे? नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। तो ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों तरह के होते हैं। हमारे सिलेबस में केवल एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ही है। मतलब हमें सिर्फ कौन से वाले कंपाउंड पढ़ने हैं? एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिकों को ही पढ़ना है, जिनमें क्या चलेगा? अनुनाद चलेगा। अनुनाद लिखो, परिभाषा, परियों की भाषा लिख दो फटाफट से। लिखो परिभाषा, टॉपिक को भी डालो फटाफट से। ज्ञान धीरे रहा, धीरे मत रहा करो, खटाखट डाल दिया करो टॉपिक। लिखो, वे चक्रीय यौगिक जिनके चक्र में, वे चक्रीय यौगिक जिनके चक्र में कम से कम एक विषम परमाणु, कम से कम एक विषम परमाणु, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, लिख सकते हो मर्जी पड़े जितने, बता दिया मैंने, आदि उपस्थित होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लिखते जाओ कंटिन्यूसी में। ये दो प्रकार के होते हैं, नाम लिख लो या बिना नाम के लिख लो अगले लाइन से। बिना नाम के लिखो अगली लाइन। वे विषम चक्रीय यौगिक जो एरोमेटिक प्रकृति के होते हैं, वे विषम चक्रीय यौगिक जो एरोमेटिक प्रकृति के होते हैं, एरोमेटिक प्रकृति के होते हैं। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक, आप लोग भी लिखो, द कंपाउंड या द साइक्लिक कंपाउंड in which
heteroatom, at least one heteroatom like nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur present in their cycle, present in their cycle. Present in their cycle are called heterocyclic compound, are called heterocyclic compound, heterocyclic compound. ठीक, they are of following two types, they are of following two types. They are of following two types. देखो, the heterocyclic compound which are aromatic in nature, the heterocyclic compound which are aromatic in nature, which are aromatic in nature are called aromatic heterocyclic compound, are called aromatic heterocyclic compound. ठीक है, अब लिखो नामकरण, 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 नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में देखो ध्यान से, ठीक, ध्यान से देखो, बालक और बालिकाओं बढ़िया बोर्ड पर ध्यान से देखो, ये यूनिट ऐसी है, क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत मस्त है, मतलब ठीक है ना, बहुत मस्त यूनिट है। नोमेनक्लेचर में नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, हमारे सिलेबस में दो तरह के कंपाउंड है, एक तो 5 मेंबर्ड कंपाउंड और एक 6 मेंबर्ड कंपाउंड। 5 मेंबर्ड का मतलब जिनके साइकिल में टोटल 5 एटम हो, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन और हेटेरो को मिलाकर टोटल 5 एटम हो तो फिर उनको क्या बोलोगे, 5 मेंबर्ड, या मतलब 5 सदस्यी, और एक कौन से हैं 6 सदस्यी, मतलब 6 मेंबर्ड। ठीक है, तो दोनों के लिए मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। यदि आप लोगों को चक्र में आईयूपीएसी क्या कहती है, आईयूपीएसी के अनुसार यदि आपका यौगिक 5 सदस्यी होता है, 5 सदस्यी मतलब 5 मेंबर हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को अनुलग्न के रूप में क्या लगाना है, अनुलग्न के रूप में क्या लगाना है, ओल लगाना है। अनुलग्न कहां लगता है, पीछे की तरफ, सफिक्स कहां लगता है, पीछे की तरफ। आपको अगर 5 मेंबर्ड रिंग दिखाई देती है तो इस कंडीशन में सफिक्स के रूप में, अनुलग्न के रूप में क्या लगाना है, ओल लगाना है। अगर आपको 6 मेंबर्ड रिंग दिखाई देती है, 6 सदस्यीय वलय दिखाई देती है, तो आपको अनुलग्न के रूप में सफिक्स की फॉर्म में क्या ऐड करना है, वही क्या ऐड करना है, आइन को ऐड करना है। 5 हो तो ओल और 6 मेंबर हो तो आइन को ऐड करना है पीछे की तरफ अनुलग्न के रूप में सफिक्स की फॉर्म में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है यदि आप लोगों को हेटेरोएटम की फॉर्म में विषम परमाणु के रूप में नाइट्रोजन दिखाई दे जाए तो इसके लिए क्या जोड़ोगे आप, एजा। यदि आप लोगों को ऑक्सीजन दिखाई दे जाए तो इसको क्या बोलोगे, ऑक्सा। यदि आप लोगों को सल्फर दिखाई दे जाए तो इसको क्या बोलोगे आप, थाया। मैं देखो इंग्लिश में इस वजह से लिख रहा हूं ना, क्योंकि ये जो नाम है ना वो इंग्लिश में समझोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों को हिंदी में, इसलिए मैं ना इंग्लिश प्रिफर कर रहा हूँ नोमेनक्लेचर में। बाकी तो हम वैसे लिखेंगे जैसे लिखते हैं, इसलिए आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है ना। इन सबको मैं ना, मेरी सलाह है आप लोगों के लिए, अगर नाइट्रोजन हो तो एजा, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सा, अगर सल्फर हो तो उसको क्या बोलोगे आप, थाया बोलोगे। इनके अलावा चौथा आप लोगों को, चौथा, हाँ, इनके अलावा आप लोगों को चौथा परमाणु याद नहीं रखना है, ठीक है ना, यही रखना है भाई। नाइट्रोजन को एजा, ऑक्सीजन को ऑक्सा, सल्फर को थाया। अब मैं लिखना भी सिखाता हूं। मैंने 4 तरह के कंपाउंड बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये चारों ही हमारे सिलेबस में है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इनका नोमेनक्लेचर आप लोगों को सिखा देता हूं। सबसे पहले हम आईयूपीएसी की बात करते हैं, और इनको कैसे यूज में लेना है, ये तो यूज में लेना है आपको सफिक्स की तरह। सफिक्स का मतलब क्या होता है, अनुलग्न की तरह, मतलब पीछे लगाना है, और इन नामों को आप लोगों को कहां लगाना है, पूर्व लग्न की तरह काम में लेना है, प्रीफिक्स की तरह काम में लेना है। ये तो होंगे प्रीफिक्स, पूर्व लग्न मतलब आगे लगेंगे, और ये किसकी तरह काम आएंगे, सफिक्स मतलब अनुलग्न पीछे लगेंगे, ठीक है ना। अनुलग्न और पूर्व लग्न का मतलब समझ में आना चाहिए,
ऐसा IUPAC हमसे कहती है, और जो कहती थी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब पहले परमाणु पर चलते हैं। बोलो, नाइट्रोजन दिखाई दिया, नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? एजा बोलते हैं, एजा। एजा से मैंने एजा लिख दिया, प्लस ये मैंने क्या जोड़ दिया? पूर्व लग्न जोड़ दिया, प्रीफिक्स जोड़ दिया। अब किसकी बारी है? अनुलग्न मतलब सफिक्स। कितनी मेंबर्ड की रिंग दिखाई दे रही है? 5 मेंबर्ड की रिंग। हमें याद आया, 5 के लिए क्या जोड़ते हैं? ओल जोड़ते हैं, ये ओल जोड़ दिया। अब देखो, ए और ओ तो साथ में नहीं आ सकते, तो यहां से इस ए को हटा दो, इसलिए मैं इंग्लिश प्रीफर करता था। तो फाइनल क्या हो जाएगा? एजा। ए हटा दिया तो पीछे क्या लग जाएगा? ओल। नाम क्या हो गया? एजोल। नाम क्या हो गया है इसका? एजोल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नहीं आया तो। ऑक्सीजन दिखाई दिया तो ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सा। 5 मेंबर्ड की रिंग है तो क्या लगाओगे? ओल। अब देखो, दोनों साथ में आ ही नहीं सकते, तो ए को हटा दो, मारो गोली ए को, और क्या कर दो? पीछे ओल। तो क्या नाम हो गया? ओक्सोल। इसको क्या बोलोगे आप? ओक्सोल बोलोगे, ओक्सोल। सल्फर जी के पास चलो। अब सल्फर दिखाई दिया तो सल्फर को क्या बोलते हैं? थाया। प्लस पीछे 5 मेंबर्ड रिंग है, तो फिर क्या लगाओगे आप? ओल लगाओगे। वापस ए को तो जाना ही है आप लोगों, अब तो मेरे ख्याल सबको पता लग ही गया होगा। तो इसको क्या बोलोगे? थायोल। इसको क्या बोलोगे आप? थायोल बोलोगे। चलो 6 मेंबर से मिलने चलते हैं, वो हमसे क्या कहना चाहती है। नाइट्रोजन है तो ये एजा, ये तो प्रीफिक्स जोड़ा। अब सफिक्स की बारी, अनुलग्न की बारी। 6 मेंबर के लिए क्या काम में लेते हैं? आइन को काम में लेते हैं, आइन को। अब वापस से दो दो चीज है, ए भी है आई भी है, दोनों साथ में आ ही नहीं सकते, तो इसको हटाओ, तो फाइनल क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे इसको? एजाइन। एजाइन बोलोगे, एजाइन। एजाइन बोल दो, या इसको क्या बोल दो आप? एजीन बोल दो, एजीन। पिछली यूनिट में मैंने डाई एजीन लिखा था एक किसी चीज को जिसमें 2 नाइट्रोजन आ रहे थे, याद करो। पिछले ही लेक्चर की बात है, डाई एजीन लिखा था मैंने, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन थे, एक हो तो एजीन, 2 हो तो डाई एजीन बोलोगे, या उसको क्या बोलोगे आप? एजाइन बोलोगे। मोलो IUPAC गया कि नहीं गया? गया। अब ट्राइबल सिस्टम, रूट पद्धति। रूट पद्धति के नाम आप लोगों को सभी पता है, ये नाम आप लोगों को ध्यान ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये नाम स्पेशल होते हैं, हर कंपाउंड का अलग होगा, कोई कुछ किसी तरह का रूल, किसी तरह का फॉर्मूला इन नामों में नहीं लगता, ये आप लोगों को याद ही रखने पड़ेंगे। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? पिरोल बोलते हैं, पिरोल। मैंने कह दिया, ये आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, मतलब रखने पड़ेंगे, इनका कोई नाम या कोई फॉर्मूला नहीं होता। कहां से आते हैं ये भी मैं बता देता हूं। जब इन कंपाउंडों की खोज होती है ना, जब इनको डिस्कवर किया जाता है, तो देखा जाता है कि ये कंपाउंड किस सोर्स से हमें मिल रहा है, किस स्रोत से मिल रहा है, तो उस स्रोत के आधार पर या इनके गुणों के आधार पर इनके नामों को रखा जाता है। ये तरह के नाम कहलाते हैं ट्राइबल सिस्टम या रूट पद्धति में नाम कहलाते हैं, जो सीधे आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इसको पिरोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? फ्यूरेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। और इसको क्या बोलते हैं? थायोफीन। इसको क्या बोलते हैं? थायोफीन। या तो ऐसी स्पेलिंग लिख दो या फिर ऐसी लिख दो, दोनों ही चलेगी। दौड़ेगी, दौड़ेगी, दौड़ेगी। और ये तो सभी जानते हैं। अरे क्या नाम है इसका? पिरिडीन। याद आया कि नहीं आया? इसको क्या बोलते हैं? पिरिडीन बोलते हैं। जिस पिरिडीन को आप बचपन से पढ़ते थे ना, आज पता लगा वो कैसा कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, विषम चक्रीय यौगिक है वो। ठीक, चलो भाई 2 पॉइंट तो लिखो, बाकी पॉइंटों को इसकी बात समझते हैं, वरना हवा हो जाएंगे ऊपर से। नंबर 1 पॉइंट लिखो नामकरण के अंदर। IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार 5 सदस्यीय वलय के लिए ओल तथा 6 सदस्यीय वलय के लिए आइन, लिख लेना स्पेलिंग, आइन को अनुलग्न की तरह
प्रयोग में लिया जाता है या अनुलग्न की तरह उपयोग में लिया जाता है। According to IUPAC, 4 5 member ring and 4 6-member ring. All and "-ine" suffix are used respectively. Next, IUPAC के अनुसार विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन को एजा, ऑक्सीजन को ऑक्सा, सल्फर को थाया कहा जाता है। इन्हें पूर्व लग्न की तरह उपयोग में लिया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो। According to IUPAC, nitrogen, oxygen and sulfur are called aza, oxa and thia. They are used as prefix. ठीक, नंबर फटाफट से एग्जाम्पल की छपाई करो भाई। एग्जाम्पल की छपाई करो जल्दी। और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेगा। नाइट्रोजन की 6 वैलेंसी, सॉरी 3 वैलेंसी होती है ना नाइट्रोजन की, तो 2 ही तो पूरी हो रही है, एक हाइड्रोजन लगा लेना भाई, ठीक है ना। अरे इधर एक हाइड्रोजन लगा लेना। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, मैंने 2 ही पूरी की थी। कर लिया? अरे कर लिया क्या? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग जिद कर रहे हो तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो आगे, ये तो कहानी थी जब हमारे पास साइकिल के अंदर केवल एक ही हेटेरोएटम हो, लेकिन अगर 2-2 हेटेरोएटम आ गए, सेम आ गए और डिफरेंट आ गए, तो फिर हम नामकरण कैसे करेंगे? फिर आईयूपीएसी हमसे क्या कहती है? वापस से आईयूपीएसी के पास चलते हैं। आईयूपीएसी कहती है जब सेम आए तो फिर आप लोगों को इस कंडीशन में क्या यूज करना है? डाई। ये तो सीधी सी चीज है। अगर 2 आ जाए तो एजा तो बोलेंगे, लेकिन 2-2 हैं तो फिर आप लोगों को क्या यूज में लेना है? डाई यूज में लेना है। नंबरिंग चलती है आईयूपीएसी में, तो नंबरिंग मर्जी पड़े जहां से कर दो। दोनों नाइट्रोजन है, आप यहां से नंबरिंग करो या यहां से नंबरिंग करो, दोनों ही नाइट्रोजन है, तो यहां तो कोई कंडीशन वाली बात नहीं है। इसको तो यूं ही लिखा जा सकता है। मेन चीज यहां पर अब यहां पर नंबरिंग नाइट्रोजन से शुरू करें या ऑक्सीजन से शुरू करें? नाइट्रोजन से नंबरिंग शुरू करें या ऑक्सीजन से नंबरिंग शुरू करें? इस कंडीशन में आप लोगों को है ना एक ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। उस ऑर्डर में आप लोगों को नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। नंबरिंग में सबसे पहले टॉप लेवल पर कौन रहेगा? ऑक्सीजन। उसके बाद में दूसरी बारी किसकी आएगी? सल्फर की। उसके बाद में अगली बारी किसकी आएगी? नाइट्रोजन की। आपको 3 ही ध्यान रखना है, क्योंकि इस पूरी यूनिट में ये 3 ही है आप लोगों के लिए। तो इतने सारे हेटेरोएटम है, कार्बन हाइड्रोजन छोड़ दो, कितने बचे हैं? 119 तक की खोज होगी, 119 तक की, सारे के सारे हेटेरोएटम है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ 3 को ध्यान रखना है, क्योंकि ये तीनों ही आपके सिलेबस में है। नंबरिंग हमेशा ऑलवेज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन दिखाई नहीं दिया तो सल्फर से, सल्फर दिखाई नहीं दिया तो नाइट्रोजन से। चलो नंबरिंग शुरू करते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। देखो भाई, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नंबरिंग क्या कहते हैं? आईयूपीएसी कहती है कि नंबरिंग कहां से करोगे? ऑक्सीजन की। तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब जिसकी पहले नंबरिंग उसका नाम भी पहले, जिसकी बाद में नंबरिंग उसका नाम भी बाद में। तो देखो ध्यान से, हेटेरोएटम कौन कौन सी स्थिति पर आया है? 1 पर भी आया है, 3 पर भी आया है, तो 1 और ये 3 हो गया। बताओ
एक पर कौन आया है, एक पर कौन आया है, ओक्सा, और 3 पर कौन आया है, एजा, और 5 नंबर की रिंग है तो पीछे क्या लगाओगे, ओल, एजा, सॉरी ओक्सा, एजा, ओल। ओक्सा देखो 1 पहले है तो जो बता रहा है, ये 1 बता रहा है कि ऑक्सीजन एक भी नंबर 1 स्थिति पर है, 3 बाद में है, ये बता रहा है कि एजा मतलब नाइट्रोजन तीसरी स्थिति पर है, ठीक है ना। इससे वापस यहां भी जाना आना चाहिए। अब देखो मिला दो इसको, हटेगा, आप लोगों को पता है इसमें बहुत कुछ हटेगा, ये हटा दो, ये हटा दो, तो फाइनल क्या बन गया, 1 3। देखो बोल दो इसको, ओक्सा, ओक्साएजोल, क्या नाम बोलो, क्या नाम हो जाएगा इसका, ओक्साएजोल, 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 क्या हो गया 1 3 ओक्साएजोल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। एक और करवाता हूं ऐसा, बहुत सारे बच्चों के ऊपर से निकल गया होगा। एक सल्फर वाला ले लेते हैं, सल्फर वाला ले लेते हैं एक, और एक नाइट्रोजन वाला ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर सल्फर लगा दिया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया। अब देखना ध्यान से, अब भी 1 और 3 पर ही है, लेकिन 1 और 3 बार बार क्यों करें हम, एक बार 2 पर भी करेंगे हम, तो हमारा मन एक बार 2 पर करने का हो रहा है। ये लो 2 पर कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा 2 पर करने से, ये लो 2 पर कर लो। अब देखो ये 1 ले लो उधर की तरफ, 1 और ये 2 3 4 5 ये 1 2, पहले सल्फर है, सल्फर क्या यूज में लोगे आप, थाया, फिर क्या लगाओगे, एजा, फिर क्या लगाओगे, ओल। अब देखो क्या नाम हो जाएगा, हटेगा 2 2, ये थोड़े एक साथ आएंगे, और यहां से भी ये हटेगा, ये 1 2, ये क्या हो जाएगा, क्या नाम हो गया भाई, 1 2 थाइएजोल, 1 2 थाइएजोल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 थाइएजोल इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ तो बिल्कुल ही सीधा है भाई, नंबरिंग मर्जी पड़े, यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से कर दी सब मैंने तो इधर से कर दी, इधर से तो कहां कहां है, 1 और 3 पर कितने एजा हैं, 2 एजा हैं, 2 एजा, 2 एजा के लिए क्या यूज में लोगे, डाई, फिर पीछे एजा, और ये तो 5 है ना, तो ओल है, तो ये लो हो गया नाम, फाइनल लिख दो 1 3 डाई एजोल, 1 3 डाई एजोल इसका नाम हो जाएगा। तो 2 आ जाए तो ऐसा, डिफरेंट आ जाए तो फिर ऐसे आप लोगों को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करनी है, IUPAC का ये ऑर्डर फॉलो करना है आप लोगों को, 3 ही है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, यदि चक्र में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो तो, यदि चक्र में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो तो इस स्थिति में निम्न क्रम के अनुसार वरीयता दी जाती है, निम्न क्रम के अनुसार वरीयता दी जाती है। ऑर्डर लिखो और एग्जांपल लिख लो तीनों। If more than heteroatom are present in cycle, if more than heteroatom are present in cycle, then following priority order is followed. Then following priority order is followed. Order लिखो फिर एग्जांपल कर लो, ठीक है ना। एक लास्ट रूल और लिखा देता हूं, वो तो रूल के नाम पर दब्बा है मेरे हिसाब से, फिर भी मैं लिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। वो काम तो आप लोगों के कहीं आने वाला नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें लैंग्वेज में कुछ दे देता है, अब बता इसका नाम लिख, फिर हमारे चक्कर पड़ जाएंगे उसके अंदर, तो हमें आना चाहिए, ठीक है ना। चक्कर हमें किस तरह का ना आए, इस वजह से हमें आना चाहिए। वो भी देख लेते हैं, उस पर भी गौर फरमाते हैं भाई, क्या है वो, आखिर क्या वजह है वो। देखो भाई IUPAC आगे कहती है हमसे, बड़ी ही आसान बात कहती है, क्या कहती है, यदि आपका कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेटेड हो, यदि आपका कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेटेड, अभी मैंने प्रीडिंग बनाया था 3 डबल बॉन्ड होते थे उसके अंदर, होते थे कि नहीं होते थे, येलो में इसमें भी बना देता हूं, येलो येलो येलो, ठीक है ना। अगर मैंने यहां से डबल बॉन्ड को हटा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब देखो नाम तो इसका प्रीडिंग के अनुसार ही निकलेगा, लेकिन अब हमें दिमाग लगाना है कि हमने यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया,
यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, 1 और 2, पहली दूसरी पर हाइड्रोजन जोड़ दिया तो नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में बहुत सिखाया था मैंने बच्चों को ऐसे लिखना कि नाम हमेशा बेसिक कंपाउंड से ही निकलता है। आप लोगों को इमेजिन करना है इसका जो मूल कंपाउंड होता होगा वो कैसा दिखता होगा। तो इसका मूल कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड होते होंगे, जिसको हमने बनाने के लिए क्या किया होगा, इसकी यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया तो ऑटोमेटिक डबल बॉन्ड हटेगा। अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जोड़ दूंगा तो एक और डबल बॉन्ड हटेगा। अब तीसरी पर भी आ गया, चौथी पर भी आ गया, नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 ट्राइहाइड्रोपिरिडीन। आई कहानी समझ में ये है। और अगर मैं इसको भी हटा दूं तो मैंने 5 6 पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, अब कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गया। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोपिरिडीन। या तो आप इसको हेक्सा हाइड्रोपिरिडीन बोलोगे, या आयु से कहती है कि जब आपका कंपाउंड कंप्लीट सैचुरेशन में आ जाए, पूर्ण संतृप्त अवस्था में आ जाए, तो हेक्सा हाइड्रो मत लगाओ, सीधा क्या लगा दो आप, पर हाइड्रो। हेक्सा की जगह क्या लगा दो आप, पर हाइड्रो लगा के पीछे की तरफ क्या कर दो, पिरिडीन कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो जहां भी पर हाइड्रो लिखा हुआ हो वहां समझ जाओ कि जो कंपाउंड गिवन है ना वो कंप्लीट सैचुरेशन में है, पूर्ण संतृप्त स्थिति में। भाई अगर उसने नंबरिंग दी, जैसे डाइहाइड्रो दिया, टेट्राहाइड्रो दिया, हेक्साहाइड्रो दिया, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होने वाली है ही सही, है ही नहीं, क्योंकि आप लोग बना लोगे भाई 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, 6 जुड़ रहे हैं, लेकिन पर का क्या मतलब है, तो फिर ये हमें आना चाहिए। इस पर का मतलब है कि आप लोगों को जो कंपाउंड गिवन किया गया है ना वो कंप्लीट सैचुरेशन में है, पूर्ण संतृप्त अवस्था में है। जब कंप्लीट सैचुरेशन में आ जाए तो नंबरिंग हटा के आप क्या कर दो, पर लगा दो आगे की तरफ, तो नाम क्या हो गया, पर हाइड्रोपिरिडीन इसका नाम हो जाएगा। तो कभी कभी पूछ ले पर हाइड्रोपिरिडीन का सूत्र लिखिए, तो फिर आप लोगों को ये बना कर आना है। अगर हेक्सा हाइड्रोपिरिडीन देगा तो बच्चा नहीं बना सकता, क्या बना सकता है, लेकिन पर में भी ध्यान रखना है, पर का मतलब भी वही पूछा है उसने, हेक्सा हाइड्रोपिरिडीन, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट सैचुरेशन की स्थिति में आप लोगों को पर लगाना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। लिखो, यदि विषम चक्रीय यौगिक पूर्ण संतृप्त अवस्था में हो तो इस स्थिति में पूर्व लग्न पर हाइड्रो का उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में पूर्व लग्न पर हाइड्रो का उपयोग किया जाता है, पर हाइड्रो का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। एग्जांपल लिख लो, ये पिरिडीन वाला लिख लो आप, ठीक है, लिख लो पर हाइड्रोपिरिडीन। When compound is in complete saturation, then per hydro suffix is used. Then per hydro suffix is used. Oh my God, ये होगी आज के लेक्चर की 28 होगी इस नोमेनक्लेचर में, देख लो। हो गया, इसी के साथ नोमेनक्लेचर खत्म। अब आप लोगों को कैसा भी दे दिए, मेरे ख्याल से आप लोग कर दोगे भाई, है ना। मैंने लगभग सारी कंडीशन आप लोगों को नोमेनक्लेचर में बता दिए, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आप लोगों को उस स्थिति में भी आप लोगों को तैयार रहना है कि हमें किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आगे चलते हैं, अब हमारी सामान्य जानकारी खत्म, अब हम कंपाउंडों को पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने कहा था सारे कंपाउंड सिलेबस में है, सबसे नंबर 1 किस कंपाउंड को पढ़ेंगे हम, पायरोल या पिरोल को पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होती है स्ट्रक्चर इसकी, अभी अभी हमने सीखी ही थी, ये होती है पायरोल की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देखो एरोमेटिक नेचर का होता है, कैसे होता है वो सब समझाऊंगा मैं, फिलहाल आप लोग क्या ध्यान रखो कि यह एरोमेटिक नेचर का होता है। अब जो जिस बच्चे को अकल आता होगा उसने तो पहचान लिया होगा एक झटके में,
लेकिन जिसको नहीं आया ना उसको मैं समझाऊंगा जब मैं इसकी एरोमेटिसिटी बताऊंगा एक दो लेक्चर के अंदर। फिलहाल ध्यान रखो इसकी जो एरोमेटिक एनर्जी होती है ना, वह एरोमेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई, 21 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है ना, इतनी एनर्जी होती है। कभी कभी यहाँ पांप पे डायरेक्ट पूछ जाती है कि पेरोल की अनुनादी ऊर्जा क्या होती है या एरोमेटिक एनर्जी क्या होती है, कुछ भी कर लो, अनुनादी ऊर्जा। लिख लो फटाफट, फॉर्मूला लिखो और जल्दी से एरोमेटिक एनर्जी लिख लो, सॉरी रेजोनेटिक एनर्जी लिख लो। ठीक, पता लग गया पेरोल क्या होता है। अब कहां बढ़ते हैं हम, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पर। सबसे नंबर 1 किसको बनाएंगे, किससे बनाएंगे हम, म्यूसिक, अमोनियम म्यूसेट से, अमोनियम म्यूसेट। फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट, अमोनियम म्यूसेट कैसा दिखता है, अमोनियम म्यूसेट बोर्ड पर देखते जाओ, ऐसा दिखता है अमोनियम म्यूसेट। इस तरह का दिखता है भाई अमोनियम म्यूसेट। इस अमोनियम म्यूसेट को मैंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, किसके साथ में, ग्लिसरोल के साथ में। ग्लिसरोल के साथ इसको 473 केल्विन पर मैंने गर्म कर दिया। गर्म करने से होगा क्या, यहां से एक अमोनिया बाहर निकला, NH4 है ना, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 है। NH3 बाहर निकल गया तो एक हाइड्रोजन छोड़कर गया होगा, मतलब ये हटेगा और यहाँ पर H आएगा, सेम टू सेम ये हटेगा और यहाँ पर H आएगा। कितने अमोनिया बाहर निकल गए, 2 अमोनिया। ठीक है ना, अमोनियम से मैंने अमोनिया को बाहर निकाला तो H बचेगा, तो मतलब COOH। तो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। बोर्ड पर देखते जाना इसको, देखो मैं इसमें किस तरह का चेंज कर रहा हूं, बोर्ड पर देखते जाओ। मैं अब इसको बदल देता हूं, ये मैंने H को तो ऊपर की तरफ ही रखा, साथ में मैंने COOH को इधर की तरफ कर दिया, OH को मैंने यहाँ कर दिया। इस चीज में मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये COOH कर दिया और इधर की तरफ भी मैंने OH कर दिया। जो OH यहाँ था ना उसको मैंने अंदर मतलब रोटेट कर दिया, कार्बन को, COOH को मैंने बाहर कर दिया। आगे क्या किया मैंने, इसको गर्म कर दिया, गर्म करूंगा तो होगा क्या, यहां से HOH, यहां से HOH, यहां से CO2, यहां से CO2, यहां से CO2, और इसको मैंने किसके साथ गर्म किया, अमोनिया के साथ गर्म किया। ये अमोनिया कुछ ऐसा दिखता है, ये H2O और ये H2O। देखो कितने सारे H2O, 1 2 3 4 तो निकल गए H2O और 2 क्या निकल गई, CO2 निकल गई। अब देखते हैं फाइनल क्या चीज बनी हमारे पास। ये दोनों हटे तो बीच में डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड। ये HH को फैला नहीं लिखता हूं मैं, सिमटा कर लिखूंगा, सिमटा कर। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन। इस कार्बन के पास कुछ बचा क्या, ये तो नहीं बचा, लेकिन CO2 निकलने के बाद ये हाइड्रोजन कहां ट्रांसफर होगा, कार्बन पर ट्रांसफर होगा। याद है ना, अब बच्चे थोड़ी होगी एक एक चीज बतानी पड़ेगी। फाइनल ईयर क्यों यार, CO2 बाहर निकला तो हाइड्रोजन कहां ट्रांसफर होगा, यहाँ पर, सेम टू सेम ये यहाँ पर होगा, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर आ गया। ये देखो, ये गया, ये दोनों गए तो ये बॉन्ड सीधा किससे टच में आ जाएगा, नाइट्रोजन से। ये बॉन्ड में किससे टच में आएगा, नाइट्रोजन के टच में आएगा। ये नाइट्रोजन और ये H। गौर फरमाओ जरा इस पर, इसको देखो और इसको देखो, क्या यह वैसा ही नजर आ रहा है क्या, अरे बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। मतलब हमने क्या बना लिया है, पिरोल को बना लिया है, पायरोल का फॉर्मेशन कर लिया।
बोलो हो गया कि नहीं हो गया? लिख दो खटाखट से। ये अमोनियम म्यूसेट था, अमोनियम म्यूसेट से अमोनिया बाहर निकला, क्या बना? अम्ल बना, अम्ल। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको म्यूसिक एसिड बोलते हैं, म्यूसिक एसिड। ये कौन सा अम्ल बना है हमारे पास? म्यूसिक अम्ल बना है, म्यूसिक अम्ल। कभी कभी आगे मैंने पूछा था म्यूसिक अम्ल का सूत्र लिखो, तो फिर ये लिख के आना है आप लोगों को, ठीक है ना? लिखो इसके अंदर, जब अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ में गर्म किया जाता है तो अमोनिया के निष्कासन के फलस्वरूप म्यूसिक अम्ल का निर्माण होता है। अमोनिया के निष्कासन के फलस्वरूप म्यूसिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसे गर्म करने पर निर्जलीकरण के द्वारा पिरोल का निर्माण होता है, जिसे गर्म करने पर निर्जलीकरण के द्वारा पिरोल का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख लो फटाफट। When ammonium musate is heated with glycerol, when ammonium musate is heated with glycerol, then mucic acid is formed by elimination of ammonia. By elimination of ammonia. Which is further heated, then pyrrole is formed. ठीक है ना? कर लो फटाफट से। और ये नेम लिख लेना इसका, क्या है इसका नेम? अमोनियम म्यूसेट। अब देखो आप लोगों को जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट है, भले में आते हो बहुत अच्छे से आते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को उनका नाम उनके नीचे लिखना ही लिखना है। ये और ये क्या हो गया है? पायरोल। मैंने कहा ना कितने भी अच्छे से हमें क्यों ना आते हो, लेकिन आप लोगों को जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट है सबके नाम उनके नीचे मेंशन करने हैं, ये करने ही है। और आपको एरो के ऊपर जितनी भी स्पेशल कंडीशंस आ रही है रिएक्शन के अंदर उन्हें मेंशन करना है। कोई कैटलिस्ट आ रहा है, कोई टेम्परेचर हमें एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, वो सारी चीजें आप मेंशन करोगे एरो पर, ठीक है ना? ये करना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान रखना है इसको। कर लिया? अब अगली चीज देखो, एसिटिलीन। अब हम किससे बनाना चाहते हैं भाई? एसिटिलीन से बनाना चाहते हैं। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो हमने 11th क्लास से ही सीखा है, ठीक है? ये चीज हमने कहां से सीखी है? 11th क्लास से सीखी है। इसको मैंने किसके साथ में गर्म कर दिया? अमोनिया के साथ में गर्म कर दिया। एसिटिलीन को मैंने अमोनिया के साथ में गर्म कर दिया, किस पर? रक्त तप्त लौह नलिका पर गर्म कर दिया। नलिका 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 नलिका, रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक, गर्म कर दिया। होगा क्या? ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, यहां पर इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ। बोलो बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? बनाता जाता हूं मैं। ये CH बॉन्ड CH, इधर का बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड, इधर का बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अमोनिया से मैंने 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया तो किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? H2 की फॉर्म में। 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालते क्या बचेगा? NH बचेगा, NH। 2 बॉन्ड फ्री है, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, एक बॉन्ड इसके साथ में, एक बॉन्ड इसके साथ में। बताओ वापस से पिरोल का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? अरे वापस से पिरोल बना कि नहीं बना? बन गया। लिख लो फटाफट से। कर लिया? अब हम आगे किससे बनाएंगे भाई? फ्यूरेन से बनाएंगे। फ्यूरेन का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मुझे जाना ही था, क्या होता है? ऐसा फॉर्मूला होता है। फ्यूरेन को मैंने किसके साथ में गर्म कर दिया? अमोनिया के साथ में गर्म कर दिया, किस पर? Al2O3 की उपस्थिति में मैंने इसको 453 से लेकर के
463 केल्विन टेम्परेचर पे मैंने गर्म कर दिया। तो यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, बोलो कौन बाहर निकल गया, H2O। और यहां से क्या बचेगा, NH। उस NH को आप किसकी जगह जोड़ दोगे, ऑक्सीजन की जगह जोड़ दोगे। जैसे ही मैं NH को ऑक्सीजन की जगह जोड़ता हूं, बताओ वापस से पिरोल बन गया कि नहीं बन गया, H2 और O, H2O, यहां से NH बचा, उस NH को मैंने ऑक्सीजन की जगह जोड़ दिया, वापस से पायरोल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। और ये जो मेथड है ना, यह औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि का मतलब औद्योगिक रूप में जब आप लोगों को पायरोल का फॉर्मेशन करना हो तो वहां पर कुछ ऐसे ही किया जाता है। अगर आप लोगों से लिखे कि पायरोल के फॉर्मेशन की औद्योगिक विधि लिखो, इंडस्ट्रियल मेथड लिखो, तो फिर आप लोगों को ये लिख कर आनी है, ठीक है ना। लिखो इसके नीचे एक लाइन, फ्यूरेन में लिखो, यह पिरोल निर्माण की औद्योगिक विधि है, यह पिरोल निर्माण की औद्योगिक विधि है। दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ पायरोल फॉर्मेशन। ठीक, कर लो जल्दी, जल्दी से कर लो। 41 हो गए ना, पॉल नॉर भी करवाऊं क्या, हाँ बोलो ना, पॉल नॉर भी करवाऊं क्या, या कल कराऊं, आज कराऊं कि कल कराऊं, फटाफट बोलो भाई, जल्दी बोलो, पॉल नॉर कराऊं क्या, अरे बोलो यार, पॉल नॉर कराऊं क्या, बड़ी तो बोल रहे हो जाएगी क्या आज, रहने दो, चलो मना कर रहे हो तो रहने दो फिर, चलो नहीं कराता मैं पॉल नॉर आज, ठीक है कल करते हैं। आज के लेक्चर में जब 41 मिनट्स तो वैसे हो गए, कल करते हैं पॉल नॉर को। 2 मेथड और बाकी है, बड़े बड़े मेथड है, फिर उसके बाद में फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को, एरोमेटिसिटी को वगैरह को हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने का तरीका आप लोगों को बताइए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि कमेंट्स तो ऑफ है वीडियोस पर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो भाई कल मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा, नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं।